नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेट की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। देखते हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको देखेंगे। तो ये जो पेपर आपके सामने खुला हुआ है, ये सन 2014 का है, जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल प्रीपोजिशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप? चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। आपने बताना है कि जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से जो कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं किस संदर्भ में? टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप के। क्वेश्चन का हिंदी वर्जन भी सामने दिया गया है। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। तो वन बाय वन करके हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड किया है, जिससे कि जिनको हिंदी समझ इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वो हिंदी में इसे पढ़ सकें। तो जो पहला है वो है इसका स्टेटमेंट, व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन ए टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। ये सही है या गलत है? आपको इसमें चुनाव करके और उसको सही ऑप्शन को चूज करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। अ टीचर टीचेस बट लर्न्स आल्सो। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। रियल लर्निंग इम्प्लाइज रॉट लर्निंग। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। तो आपने इसमें देखा 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब इन 6 सेंटेंसेस में से, इन स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं और आप सेलेक्ट करके भी पहुंच सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, जिसमें 1, 2, 3 और 5th स्टेटमेंट की बात की गई है। अब हम देख लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या था। पहला स्टेटमेंट था कि जब छात्र किसी परीक्षा में सफल होते हैं तो शिक्षक है तो सफल होता है। यानी वास्तव में जब एक स्टूडेंट जो है सफल होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो शिक्षक ने जो प्रयास किया था उसका प्रयास सफल हो गया। तो ये सही है। दूसरा है, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षण बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि मैक्सिमम लर्निंग कराई जा सके। तीसरा है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हर अधिगम में टीचर की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारी चीजें जो लर्न करता है वो अनुकरण से भी करता है, देखकर भी करता है, सेल्फ पेस में भी करता है। के बाद है 5th सेंटेंस, अ टीचर टीचेस बट लर्न्स आल्सो। एक अध्यापक पढ़ाता है किंतु वह सीखता भी है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो जो रॉन्ग थे वो कौन कौन से थे? वो थे, शिक्षक के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ये रॉन्ग था, और वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, यानी केवल रटना ही अधिगम है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर है। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दर्शन और रीजन यानी अभिकथन और तर्क दिया है। पहला अभिकथन है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम जो है वो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। इसका कारण बताया गया है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो लर्निंग है वो उपयोगी होने के लिए, लर्निंग कभी भी, कोई लर्निंग कभी उपयोगी हो सकती है जब उसे जीवन के प्रक्रमों से जोड़ा जाए। तो इस आधार पर अगर हम इसे देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं,
और आर जो है वो एक्सप्लेनेशन ए का सही है, यानी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई भी लर्निंग जो है लाइफ से के प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है, वहाँ कहीं ना कहीं लाइफ में उपयोगी होती है, तो ये तर्क बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। शिक्षक की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन दिया है कोर्स कवरेज, यदि टीचर जो है अपना कोर्स पूरा कवर कर लेता है इस आधार पर, या फिर स्टूडेंट इंटरेस्ट, बच्चे कितना रुचि ले रहे हैं उनके आधार पर, या लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, छात्र के अधिगम परिणामों के आधार पर, और फोर्थ है यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, कि वो क्या शिक्षक सामग्रियों का उपयोग कर रहा है इसके आधार पर। तो इफेक्टिव टीचिंग कब होगी, कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, जब लर्निंग आउटकम स्टूडेंट का दिखेगा, आएगा, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, उसी से पता चलता है। क्योंकि कोर्स कवर करने का मतलब ये नहीं है कि टीचिंग इफेक्टिव हुई हो, ना ही स्टूडेंट के रुचि लेने या ना लेने से टीचिंग के इफेक्टिव होने का पता चलता है, और टीचिंग एड से भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता। असली पता तभी चलता है कि जब बच्चों का आउटकम आता है, लर्निंग का जो आउटकम आता है स्टूडेंट्स का, उसी से पता चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। कौन सी ऐसी विधि है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिसमें लर्नर का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें बहुत श्रेष्ठ है, इष्टतम और पहलकारी, यानी जिसमें लर्नर है वो खुद पहल करता है, कुछ सीखना करने के लिए खुद से प्रयासरत होता है। तो 4 मेथड्स की बात की गई है, डिस्कशन मेथड, बस सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। तो राइट आंसर है इसमें प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लर्नर का होता है, क्योंकि लर्नर को टास्क दे दिया जाता है और उसे खुद से परफॉर्म करना होता है, जिसमें ज्यादातर उसका प्रयास इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू। टीचिंग इफेक्टिवनेस यानी जो शिक्षक प्रभावकारिता है उसको प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री, देश का जो सामाजिक व्यवस्था है उससे संबंधित है, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, समाज की आर्थिक स्थिति से है, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से है, या फिर एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षणिक व्यवस्था। तो क्योंकि शिक्षक का जो कार्य है वो शैक्षणिक शिक्षण से जुड़ा हुआ है, जो आंसर है वो है एजुकेशनल सिस्टम। शिक्षक में प्रभावकारिता को प्रभावित करने का जो सबसे शक्तिशाली जो कारक है वो किससे संबंधित है? एजुकेशनल सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर एजर्शन और रीजन वाला है, यानी अधिकतम उसके पीछे एक तर्क दिया गया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। जो ये आपका मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है वो अधिगम की गति को त्वरित कर बनाता है, यानी तेज करता है। इसका कारण क्या दिया है इन्होंने? कारण दिया है एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो अधिक विश्वसनीय है। तो क्या कारण और तर्क दोनों एक दूसरे के लिए सही है या सही व्याख्या करता है? नहीं, क्योंकि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो अलग है और संकलनात्मक मूल्यांकन जो है वो अलग है। तो इसमें जो ए है वो ट्रू है, जबकि आर जो है उसका फॉल्स है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल हो ऐसा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद दूसरे ईयर का पेपर देखते हैं। ये 2017 के पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के जो उद्देश्य हैं उनको सर्वोत्तम रूप में कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो बताते हैं? सबसे पहला है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। जो टीचिंग है वो सेलिंग की, टीचिंग जो है वो कैसा है? विक्रय के समान है, और अधिगम जो है खरीदारी के जैसा है। पहला ऑप्शन। दूसरा है, टीचिंग इज सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम कैसा कृत्य है? व्यक्तिगत कृत्य है। तीसरा है, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। फोर्थ स्टेटमेंट है, टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट।
शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है, जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया, लास्ट स्टेटमेंट, टीचिंग इज एन इंटरैक्शन एंड इज ए ट्राइड इन नेचर, whereas learning is an active engagement in a subject only. शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रस्तुति में विधि है, जबकि अधिगम जो है वो एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य। ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको 3 वो सेंटेंसेस बताने हैं जो कि करेक्ट हैं, जो कि बेस्ट रिप्रेजेंटेटर हैं टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव के। सबसे पहला जो सेंटेंस था वो स्टेटमेंट था, क्या था, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग, टीचिंग इज नॉट सेलिंग और बाइंग। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इसे एलिमिनेट किया। दूसरा कह रहा है सोशल एक्ट, हाँ बिल्कुल, शिक्षण एक जो है सोशल एक्ट है। तीसरा है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। ये भी सेंटेंस ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डी। डी कहता है टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। तो डी जो है वो गलत है, क्यों, क्योंकि टीचिंग जो है बिल्कुल भी डिलीवरी ऑफ नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन डिलीवरी करना नहीं है, बल्कि क्या है टीचिंग, टीचिंग इज एन इंटरैक्शन, ये क्या है, एक इंटरेक्शन है। इस हिसाब से ऑप्शन बी, सी और ई, यानी ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर जो करेक्ट हुआ वो आपका हुआ सेकंड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो लिस्ट दी गई है इसमें आपको लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढनी है विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाती हैं। तो जो पहला है वो है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, दूसरा है लर्नर फैमिली लाइनेज, तीसरा है एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर, चौथा है लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज, लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। ये 6 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं। तो नेचुरली जो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, टीचिंग लर्निंग को, सबसे पहले तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, प्रीवियस नॉलेज जो लर्नर की होती है उससे लर्निंग फैसिलिटेट होती है। सेकंड है लर्नर फैमिली लाइनेज, नहीं, फैमिली लाइनेज से लर्निंग फैसिलिटेट नहीं होती, वंश परंपरा से नहीं होती। तीसरा है एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग, हाँ उससे बिल्कुल होती है कि लर्नर का एप्टीट्यूड कैसा है, किस प्रकार की उसकी अभिक्षमता है, इससे प्रभावित होती है लर्निंग। के बाद नेक्स्ट है लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एग्जैक्टली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से भी प्रभावित होता है लर्निंग के। ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ये फैसिलिटेट करती है। लर्नर फूड हैबिट से प्रभाव नहीं पड़ता या इससे इसका जो है ये फैसिलिटेट नहीं करता, नहीं करता लर्निंग में फूड हैबिट्स। और लर्नर रिलीजियस एफिलिएशन, विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता, यह भी सहायता नहीं करती। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ए, सी एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फिर असर्शन और रीजन वाला एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक अधिकथन दिया है और उसके पीछे कारण बताया है, तो हमें देखना है कि सही है या गलत है। और टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, जितने भी शिक्षण कार्य होता है उसमें अधिगम निहित होता है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डराइव फ्रॉम टीचिंग, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी स्टेटमेंट 1 जो इसमें अधिकथन कहा गया वो तो ठीक है, ये तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अधिगम तो उपयोगी तभी होगा जब वो शिक्षक द्वारा दिया गया होगा, यानी शिक्षण से व्युत्पन्न होगा। तो जो ऑप्शन है वो 3, इसमें करेक्ट आंसर है, ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट a teacher is interpreting his/her students' performance in terms of their wellness, lifestyle evident in behavior. This will be called, किस प्रकार का वो कहलाएगा। संकलात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अधिकृत अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, इसे कहा जाएगा कौन, किस प्रकार का जो है टेस्टिंग ये कहलाएगा। फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरियन रेफरेंस।
इस प्रकार का जो इवैल्यूएशन या टेस्टिंग है वो कहलाता है क्राइटेरियन रेफरेंस, क्योंकि जो टीचर बेस्ड टेस्ट के द्वारा किया जाता है। क्योंकि समेटिव टेस्ट की बात की जा रही है जो कि टीचर ही बनाता है, जिस आधार पर बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। जो प्रभावशाली शिक्षण है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य व्यवहार कौन सा है? पहला ऑप्शन है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, दूसरा है स्ट्रक्चरिंग संरचना, तीसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और चौथा है क्वेश्चन। जैसे ये चारों ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए, बट इसमें पूछा है की बिहेवियर। अगर हम की बिहेवियर की बात करें तो पहला अगर हम देखें स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, हाँ बिल्कुल रोल अदा करता है, लेकिन की बिहेवियर नहीं है। स्ट्रक्चरिंग ये भी की बिहेवियर नहीं है। तो की बिहेवियर की अगर हम बात करें तो वो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी एक अध्यापक कितनी अच्छे तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस को अपने लर्नर्स को देता है, उससे उसकी टीचिंग का जो वो है वो इफेक्टिव होती है। क्वेश्चनिंग है इससे भी इफेक्टिव होती है, बट उतनी नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर प्रायोरिटी पे बात करें तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की, एक अध्यापक कितने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है वो कितने प्रभावी ढंग से डिलीवर कर उसको समझाता है, बताओ उसमें कितनी विविधता है, इस आधार पर देखा जाता है। तो ये मैंने आज आपसे डिस्कस किए 10 क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित थे, जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आता है। लगभग 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आते हैं, तो मैंने आज 10 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के जो आगे के 2 और पेपर हैं उसके मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल